औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था, सर हमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डील करें। तो फिर मैंने सेल साइकिल को स्टार्ट किया है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, मैं यानी सेल साइकिल को मुकम्मल यानी सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस सारे कंप्लीट करूँगा, कोशिश करूँगा। आज मैं आपको सेल साइकिल्स के बारे में बताऊँगा जो बेसिक हैं। हम जब तक सेल साइकिल को नहीं समझेंगे, माइटोसिस और मियोसिस समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम सेल साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, फिर सेल साइकिल के बाद हम माइटोसिस और मियोसिस को भी डील करेंगे। पहले हम माइटोसिस को कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद मियोसिस पर आएंगे। जब हम माइटोसिस को सही समझेंगे, सेल साइकिल को सही समझेंगे, तो आपको माइटोसिस और मियोसिस समझ आएंगे। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सेल साइकिल क्या चीज़ है। देखो बेटा, सेल साइकिल के मैंने यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखी है वो है ऑल दोस इवेंट्स सीरीज ऑफ सीक्वेंस टेक्स प्लेस इन अ सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीज़न के दौरान सेल के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ सीक्वेंस होते हैं। हम इसको सेल साइकिल पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आप सबके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है। ये सेल जब डिवाइड होकर दो सेल बन रहे होते हैं ना बेटा, तो इसके अंदर कुछ तब्दीली होती है, कुछ इवेंट्स होता है, कुछ सीक्वेंस, सीरीज ऑफ सीक्वेंस होता है। वो इवेंट्स ऑफ सीरीज सीक्वेंस क्या चीज़ है हमने बाद में डील करेंगे। अभी आपने यही समझना है सेल साइकिल किसे कहते हैं। तो कुछ सेल के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ सीक्वेंस होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं बेटा, सेल साइकिल कहेंगे। अब सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है इंटरफेस और दूसरा हमारे पास है डिविजनल फेस। उसका डिविजनल फेस या इसको माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, हम इसे माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। और इंटरफेस का जो दूसरा नाम है वो है प्रिपरेटरी फेज। अभी हम समझेंगे प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं। क्योंकि सेल को डिवाइड होने के लिए सारे जो काम होता है, यानी सेल को प्रिपेयर करने होते हैं, नंबर ऑफ डीएनए को डबल करना होते हैं, आरएनए को बनाना होता है, ये सारे किसके अंदर बन जाते हैं, इंटरफेस के अंदर। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अब देखो, डिवीजन फेज को हमने दो में डिवाइड किया था, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को हम हमेशा साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब दो साइंटिस्ट आए थे। एक साइंटिस्ट का नाम था होवर्ट एंड पेल। होवर्ट और पेल ने क्या किया था, इसी इंटरफेस को उन्हें 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया था, यानी 4 सब फेस में उसने डिवाइड किया था इंटरफेस को। अब देखो, एक को कहते हैं, एक सब फेस को G1, G0 फेस, S फेस और G2 फेस। ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटरफेस के अंदर। हम अभी आप यहाँ पर एक सेल बनाए मैं आप लोगों के लिए, वो देखें, ये एक सेल है। ये हमारे पास माइटोटिक फेस है जो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा फेस होता है। लेकिन जो सारी जो यहाँ से यहाँ तक ले, वो सारे हमारे पास है क्या बेटा, इंटरफेस है। सारे जो टाइमिंग कंज्यूम होता है ना बेटा, वो इंटरफेस के अंदर होता है। अनकरीब कहते हैं कि 90 से लेकर 95 जो पर्सन होता है वो टाइम कंज्यूम किसके अंदर होते हैं, वो इसी इंटरफेस के अंदर होते हैं, या 99 भी कह सकते हैं। लेकिन 1% जो है ना टाइम कहाँ पर कंज्यूम होता है, माइटोटिक यानी फेस, या जिसको डिविजनल फेस कह सकते हैं, इसके अंदर कंज्यूम होते हैं। सबसे पहले हम डील करने की कोशिश करते हैं G1 फेस को। देखो बेटा, G1 फेस को फर्स्ट गैप फेस भी कह सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस फेस यहाँ पर है तो ये पहला गैप है, तो इसको हम कहते हैं पहला गैप, तो ये सब फर्स्ट गैप फेस भी कह सकते हैं। और इसका G1 का जो दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम है पोस्ट माइटोटिक फेस। देखो बेटा, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर इस रीजन पर, तो फिर
सिस के बाद हो रहे हैं ना G1 फेज, तो हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। G1 का दूसरा नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सिंथेसिस होगी। सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ आरएनए सिंथेसिस होगी, नंबर ऑफ प्रोटीन बन जाएंगे, आरएनए बन जाएंगे किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। एक पॉइंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए डबल नहीं होंगे किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। ये पॉइंट्स क्लियर करेगा। G1 फेज के अंदर हमेशा नंबर ऑफ डीएनए डबल नहीं होते हैं, लेकिन आरएनए बन जाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, और आरएनए डीएनए का सिंथेसिस हमेशा एस फेज पर होता है, वो हम बाद में डील करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसका पूरा पॉइंट्स भी लिखे हैं। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दी इंटरफेस या सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट फेज होता है ना, वो हमेशा G1 फेज, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सेल साइकिल की अगर कोई लॉन्गेस्ट फेज है तो वो कौन सा है, G1 फेज है, जो बहुत ही लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसको हमने कहा था पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहा था हमने, देखो बेटा, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा था, माइटोटिक फेज के बाद हो रहा था G1 फेज, तो फिर माइटोसिस के माइटोटिक फेज के बाद हो रहे तो हम इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट हमेशा कहता है आफ्टर को, बाद में। माइटोटिक फेज के बाद हो रहे तो हम इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज भी पढ़े थे। यहाँ पर एक 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम ऑफ सेल ग्रोथ सेल ग्रोथ की कहाँ पर होता है, इसी G1 फेज के अंदर होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस और आरएनए के सिंथेसिस कहाँ पर होता है, G1 फेज के अंदर होते हैं। और यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ये याद रखना है। G1 फेज के अंदर हमेशा डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, और इस में ऑक्युपाइड टाइम कितने टाइम लेते हैं, 50% ऑफ सेल साइकिल की जो 50% टाइम लेता है वो कहाँ पर होता है, इस रीजन पर होता है, G1 फेज। उसके बाद हम आते हैं G0 फेज पर। इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं ऑफ सेल साइकिल। इफ सेल इंटर द G1 फेज सो दे लूज एबिलिटी ऑफ डिवीजन, इट्स मीन सेल कैन नॉट डिवाइडेड। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने वाली है। अगर कोई सेल, देखो बेटा, अगर कोई सेल G1 फेज को कंप्लीट करें और G0 पर आए तो उस सेल के अंदर तो उस सेल के अंदर कैपेसिटी ख़त्म होती है कि वो डिवीज़न करे, वो सेल कभी डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने सुना है कि हमारी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्यों डिवाइड नहीं होते हैं, पहले ही तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स हैं ना, न्यूरॉन्स, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, डिवाइजन नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वो G0 फेज पर आकर रुक जाते हैं, रेस्टिंग फेज पर आकर रुकते हैं, इसकी वजह तो वो सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हम अपने भाई को, हमने फ्रेंड्स को बताएं, यार आप जब बाइक चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहन कर चलाएं, ताकि हमारी जो ब्रेन से अगर डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रीअपेयर नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आए। इसीलिए हम कहते हैं ना बेटा, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन्स इसीलिए डिवाइड नहीं होते क्योंकि वो G0 फेज पर रुक जाते हैं। गुड, शाबाश, ये पॉइंट आपको समझ आएंगे। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए ना, आप कमेंट्स बुक में क्वेश्चन करें, मैं बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास है एस फेज। ठीक है बेटा, इस पे मैं G0 फेज को दोबारा रिपीट करूँगा। इसको रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इफ़ सेल इंटर द G0 फेज पर अगर कोई सेल इंटर करता है, सो दे लूज एबिलिटी ऑफ डिवीज़न, वो लूज़ करते हैं डिवीज़न की। इट्स मीन्स सेल के नॉट डिवाइड, सेल कभी डिवाइड नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, न्यूरॉन से। उसके बाद हमारे पास है एस फेज को हम कहते हैं बेटा सिंथेटिक फेज, जहाँ पर डीएनए के सिंथेसिस हो। अब डीएनए का सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होगा बेटा, एस फेज पर होगा। देखो एस फेज पर होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होते हैं, एस फेज पर होते हैं। द रिप्लिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस एस फेज, रिप्लिकेशन की प्रोसेस कब होगी, हमेशा एस फेज का अंदर एग्जिस्ट होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट्स आप आए हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। देखो बेटा, इन दिस फेज ओनली नंबर ऑफ डीएनए डबल, नंबर ऑफ डीएनए तो डबल होता है इस फेज के अंदर,
इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डबल नहीं होता, नंबर ऑफ डीएनए डबल होता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डीएनए तो डबल हो रहे हैं लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हो रही, ऐसा क्यों? देखो बेटा, सवाल कभी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ना उसके अंदर ऐसे सवाल पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है ना बेटा, एक क्रोमोसोम है। अब आप हमें ये बताएं, जब ये एस फेज को कंप्लीट करेगा, एस फेज कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा और नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा? जब एस फेज कंप्लीट करेंगे ना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक रहेगा लेकिन डीएनए 2 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक क्रोमोसोम, पहले एक सेल था, उस सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, एक डीएनए है, मिसाल के तौर पर एक क्रोमोसोम है, एक डीएनए है। अब वो हमसे सवाल ये करते हैं, बेटा ये बताएं एस फेज कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डबल नहीं होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए डबल होते हैं, तो नंबर ऑफ डीएनए कितना होंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर सेल देखो, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, 1 2। अब मैंने इसको 1 2 3 4 है तो 2 क्रोमोसोम है, ये भी 2 क्रोमोसोम है, 1 2, लेकिन यहाँ पर मैंने एक आर्म बनाया, एक क्रोमेटिड बनाया है। एक क्रोमेटिड बनाने का मतलब है इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं। हम देखो, हम कभी कभार ऐसे देख लेते हैं ना, अगर कोई हमसे पूछे ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है, ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है, 2 आर्म है इसके अंदर, देखें इसके अंदर 2 आर्म है। कोई हमसे ये सवाल करे, बेटा इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हमें कैसे पता चला? इसके अंदर भी सेंट्रोमियर एक है, इसके अंदर भी सेंट्रोमियर एक है। सेंट्रोमियर एक है का मतलब है क्रोमोसोम एक है, लेकिन इसके अंदर 2 आर्म है, यानी एक क्रोमेटिड ज़्यादा है। एक क्रोमेटिड ज़्यादा होने का मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। अभी हम ये बता सकते हैं सर इसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए डबल नहीं हो चुका है, इसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। हम इसको हम क्या कहते हैं बेटा? 2 क्रोमेटिड अटैच है तो हम इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं, लास्ट जो फेस है ना उसको डील करेंगे। एस फेस के बाद आते हैं, इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेस। प्री माइटोटिक फेस यानी माइटोसिस से पहले होते हैं। देखो यहाँ पर मैं दोबारा बताऊँ, देखो अब देखो G1 फेस था, उसके बाद G0 फेस, S फेस और G2 फेस। तो ये माइटोटिक फेस है। माइटोटिक फेस से पहले हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं प्री माइटोटिक फेस। ठीक है, पोस्ट सिंथेटिक फेस यानी सिंथेटिक यानी एस फेस के बाद हो रहे हैं तो हम G0 फेस का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट सिंथेटिक फेस। एंड सेकेंड गैप, ये सेकेंड गैप है। ठीक है बेटा, सेकेंड गैप भी कह सकते हैं। यहाँ पर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस से बनना स्टार्ट हो जाएंगे G2 फेस के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल की ग्रोथ को हमें क्या करना है? मैक्सिमम करना है, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सेल ग्रोथ के लिए। इट्स मेट ऑक्युपाइड लेते हैं 20 से 20 ऑफ सेल साइकिल, 20 से 10 से लेकर 20 तक ये टाइम ऑक्युपाई कहाँ पर होते हैं? G2 के अंदर होता है। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे डिविजनल फेज के अंदर केरोकाइनेसिस कैसे होता है और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। आज ये समझिए, कल हम दूसरा टॉपिक डील करेंगे। आज वस्सलाम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आप सबका जवाब दूंगा।